बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुदा आपका हामी और नासिर हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो नेक्स्ट हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड्स जब हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉसियन मेथड का जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके मेथड को हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, मतलब इसमें हमें इनडायरेक्टली वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है, इक्वेशंस हमारे पास होंगी जिस तरह हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को और गॉस जॉर्डन मेथड को हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें भी हमारे पास इक्वेशंस ही थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने इसका एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया 8 - 3 जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं विदाउट वेरिएबल्स। आपने मैट्रिक्स की जो है वो अंदर वैल्यूज़ लिख देनी है विदाउट एक्स वेरिएबल्स के। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। डायगोनली डोमिनेंट कैसे चेक करते हैं, अगर हमारे पास जैसे अब देखें ये मेरे पास जो थी ना, इसमें ये x है ये y है, ये हमारा डायगोनल बन रहा है ना, x y और z की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट रो में अगर चेक करें तो ये वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो उसकी वैल्यूज़ हैं रो के अंदर उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं ये चेक करूँ 8 ग्रेटर दैन -3 + 2, अगर देखें तो ये 5 आ रहा है तो ये बड़ी है, इसका मतलब है ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने इसी तरह y को चेक करना है, इसी तरह हमने z को चेक करना है। अब अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स जो है मेरा ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है और 3 जो है ना वो 6 12 18 हो गया, 3 18 से कम है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जो डायगोनल में वैल्यू है ना वो बाकी रोज़ में जो वैल्यूज़ हैं उनकी निस्बत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट बना लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, हम रोज़ को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, ये वाली रो एक्सचेंज हो गई, ऊपर नीचे हम कर देंगे, तो अब हमारे पास बन गई है 4 11 - 1 6 3 12। ठीक है, अब देखें ये डायगोनली डोमिनेंट में जो ये वैल्यू है डायगोनल में, अब देखें ये डायगोनली डोमिनेंट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये बाकी रोज़ में जो वैल्यूज़ हैं उनकी निस्बत बड़ी हैं। ठीक है, डायगोनली डोमिनेंट बनाना ज़रूरी क्यों होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं ना, जो हमारा आंसर होता है वो जल्दी कम आइट्रेशंस पे हमें मिल जाता है। मतलब अगर आइट्रेशंस हमें 10 लगानी, 10 12 13 लगानी पड़ सकती हैं, तो अगर हमारा जो मैट्रिक्स है अगर हम अपनी इक्वेशन को डायगोनली डोमिनेंट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी 5 6 7 इस तरह मतलब कम आइट्रेशंस पे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डायगोनली डोमिनेंट हम पहले बना लेते हैं। इन केस अगर आपके पास डायगोनली डोमिनेंट ना बन रहा हो तो फिर आप उस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डायगोनली डोमिनेंट बनाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। डायगोनली डोमिनेंट जो हमारी वैल्यूज़ थी उसको मैंने रोज़ एक्सचेंज कर दिया, मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x y z की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकलेंगी और यहाँ से आपके पास z की वैल्यू निकलेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे हम 6 7 8 में भी करते हैं कि हम x की वैल्यूज़ लेने के लिए हम x चाहिए होता तो जो बाकी चीज़ें होती थी अदर टर्म्स को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते थे और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आती थी। ठीक है, वही स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है और x y z की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड के अंदर, वो ये है कि आपने यहाँ पे ना इसकी एक टर्म है केस टर्म। ठीक है, वो आपने लिख लेनी है, वो कुछ इस तरह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसका 1 मार्क पेपर के अंदर होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x के साथ आएगा k+1, जो अंदर वाली टर्म्स होंगी इक्वल के राइट साइड पे वहाँ पे आएगा k, y के साथ, z के साथ k। ठीक है, उसके बाद जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे y होगा या जो भी वैल्यू बन रही है उसके साथ आएगा k+1 और बाकी जितने भी अंदर वेरिएबल्स हैं उनके साथ k आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह z के साथ जितनी भी अगर आपकी और भी टर्म्स हैं तो लेफ़्ट साइड वाली जो टर्म्स हैं उनके साथ k+1 आएगा और बाकी सबके साथ k आ जाएगा। ये इसकी जो है वो केस फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेटर में कैसे सेव करेंगे। कैलकुलेटर में सेव करने के लिए हम इसको ये जो x है y है z है इसको हम लिख देंगे x y m के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास
हमने इसको कैलकुलेटर में सेव करना है और ये सारा क्वेश्चन हम थ्रू कैलकुलेटर ही करेंगे, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास कैलकुलेटर में अल्फ़ा, अगर हम अल्फ़ा प्लस करके अल्फ़ा को क्लिक करके उसके बाद हम कोई वेरिएबल लिखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, उसमें A B C D X Y से सारे होते हैं, ठीक है। तो हम XY ले लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे A B C ले लें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे X Y और Z मेरे पास नहीं होता तो मैंने उसको M ले लिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो मेरे पास X Y Z है तो मुझे आइडिया रहे कि मैंने उसको कैपिटल X में लिख दिया है, जबकि मैंने आंसर इसके ही निकालने हैं, ठीक है। और जो बाकी आपके राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी उसमें भी तो X Y Z इंक्लूड होंगे ना, उसको आप A B C लिख लेंगे, ठीक है। Y को B लिख लिया, Z को C लिख लिया और X को A लिख लिया, ये हमने फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर में सेव कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो जैकोबी आइटरेटिव मेथड है ये थ्रू 99 ES कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और 82 MX के थ्रू भी ये कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। यानी जो भी आपके पास मॉडल है ये दोनों मॉडल से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये होगा कि 99 ES जो इसका न्यू मॉडल है उसके थ्रू क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी दोनों कैलकुलेटर से, पुराना मॉडल और न्यू मॉडल, दोनों मॉडल से ये क्वेश्चन आपको करना बताऊँगी। आज हम करेंगे 99 ES कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन करना है जो FX जो नया मॉडल है कैलकुलेटर का, जो ग्रे फॉर्मेट में होता है, अगर आपने उस कैलकुलेटर से करना है तो आप अपने फॉर्मूले को इस तरह से सेव करेंगे, ठीक है। ये आपने x की वैल्यूज लिखी, x इज इक्वल्स टू 1/8 सारा 20 + 3b - 2c, उसी कॉलन लगाना है। ये कैलकुलेटर के अंदर हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। कॉलन कैलकुलेटर में होगा, वो मैं आपको करके बताऊँगी कैलकुलेटर के थ्रू कैसे करना है आपने। फिर आपने y वाली वैल्यू लिखनी है, पूरी इक्वेशन ये जो थी हमारी, फिर आपने कॉलन यूज़ करना है और उसके बाद आपने m वाली लिखनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व। तो इस कैलकुलेटर के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो इक्वेशन हमने सेव करनी थी विद कॉलन्स, ये हम इस कैलकुलेटर में सेव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है x, तो x इक्वल का साइन कैसे आएगा? ये वाला जो इक्वल है, इक्वल के लिए आपने ये प्रेस नहीं करना बल्कि आपने अल्फ़ा और ये जो कैल्क लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास इक्वल का साइन आ गया। अब हम करेंगे 1 / 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20 + 3b, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 20 प्लस ये हमारे पास आ गया 3b, ये हमारे पास अल्फ़ा 3b -2, उसके बाद फिर हम अल्फ़ा क्लिक करेंगे और ये हमने सी लिया, ठीक है। ये आपने एक इक्वेशन सेव कर ली। इसके बाद हम लगाएंगे कॉलन, ये है कॉलन, ठीक है। कॉलन के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन के लिए भी हम अल्फ़ा, और ये रहा कॉलन का साइन, अल्फ़ा क्लिक करते हुए आपने इस पर प्रेस कर देना है, तो ये आपके पास कॉलन आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट लिखी हुई है ना इक्वेशन, इसको हम सेव करेंगे। y इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास अल्फ़ा और ये इक्वल, उसके बाद हमारे पास है 1 / 11 ब्रैकेट्स ऊपर आएंगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा आपने ध्यान से वैल्यूज़ को करना है। 33 आ गया, माइनस अब हमारे पास है 4a, ये 4 आ गया, अल्फ़ा क्लिक करते हुए ये हमने a लिख दिया और उसके बाद हमारे पास प्लस ये हमारे पास c आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये दूसरी वाली भी सेव हो चुकी है, ठीक है। ये हम इन वन स्ट्रेट गो में इसको सेव कर रहे हैं अपनी इक्वेशन को। अब हम दोबारा से कॉलन यूज़ करेंगे, अल्फ़ा और ये कॉलन, ये देखें ये कॉलन आ चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वैल्यू m इज़ इक्वल्स टू, m हमारे पास ये है, ठीक है। m दोबारा से इक्वल का साइन लेंगे, कैल्क इज इक्वल्स टू करके 1 / 12, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से प्रेस करेंगे और ये आपके पास ब्रैकेट्स आ गई। 35 था, 35 - 6 और ये आपके पास है a, उसके बाद -3 और ये आपके पास है b, ठीक है। ये अब हमारे पास कंप्लीट हमने इक्वेशन अपनी सेव कर दी है कैलकुलेटर में। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये सेव करने के बाद आपने जस्ट क्लिक करना है कैल्क, ठीक है। अब ये हमसे वैल्यूज़ मांगेगा, a b c की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन था तो हमें तो नहीं पता, हमने गेस करनी होती है वैल्यू, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू गेस कर लेंगे, लेट्स सपोज 0, हम 0 से स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं, तो मैंने इसको b की वैल्यू 0 दे दी। जैसे ही मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये अब से मुझसे c की मांग रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू ना कोई गेस हो रही हो तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम सबके लिए a b c की वैल्यू 0 ही देंगे, ठीक है। अब c की वैल्यू भी मैं 0 दे देती हूँ और मैंने इक्वल प्रेस कर दिया। अब ये मुझसे a की मांग रहा है, फिर मैंने अगेन 0 प्रेस किया और इक्वल प्रेस कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मुझे ये अब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है 2.5, ठीक है। तो 2.5 आपने यहाँ पे लिख लेनी है, फर्स्ट आइट्रेशन पे आपके पास आई है 2.5, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आप अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो अब आपको ये y की वैल्यू दे रहा है, ये y की वैल्यू है 3, ये 3 आपने लिखनी है यहाँ पे, जो टेबल बनाया था ना हमने फर्स्ट आइट्रेशन का, फर्स्ट आइट्रेशन जब हमने अप्लाई की है तो यहाँ पे आपने लिखना है 3, ठीक है, यहाँ इस बॉक्स में। देन उसके बाद आपने अगेन इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास अब m की वैल्यू दे रहा है 2.9161616, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास m है, हमें पता है कि ये हमारी z की वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे 2.916 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन तक आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर इक्वल प्रेस करती हूँ तो मुझे फिर दोबारा से सेकंड आइट्रेशन के लिए b की वैल्यू मांग रहा है। अब आपने b की वैल्यू कौन सी देनी है, जो आपकी यहाँ पे आई थी, यहाँ आपने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मुझे याद है यहाँ पे मेरे पास 3 आई थी, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके इक्वल प्रेस कर दूंगी। अब मुझसे ये c की मांग रहा है, c की वैल्यू आपने क्या लिखनी है, जो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ वैल्यू आई है, ठीक है। जैसे मेरी आई है 2.91 और 6 के ऊपर बाहर थी, मतलब 6 रिपीट होता जाएगा, इक्वल प्रेस कर देना। अब ये आपसे a की मांग रहा है, a की वैल्यू आपने कौन सी लिखनी है, जो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू आपने यहाँ पे दे दी 2.5, जो कि हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में आई थी, और आपने इक्वल प्रेस कर दिया। अब देखिए अगेन ये आपको x की वैल्यू दे रहा है सेकंड आइट्रेशन के लिए, तो आपने अब इस टेबल में सेकंड आइट्रेशन पे यहाँ पे जो सेकंड आपका बनेगा ना आइट्रेशन टेबल जो बन रहा है, उसमें आपने लिखनी है 2.89, ठीक है, ठीक है। लिखने के बाद आपने इक्वल प्रेस किया तो अब आपको ये y की वैल्यू दे रहा है। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं सेकंड आइट्रेशन के लिए 2.356060, जितनी भी आपकी आ रही है, ठीक है। अगेन आपने इक्वल प्रेस किया तो अब आपको ये m की वैल्यू दे रहा है, विच मीन्स दैट कि ये आपको x की वैल्यू दे रहा है, सॉरी z की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये आपके पास z, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और ये देखिए अब हमने वन स्ट्रेट गो में ही अपनी वैल्यू, अपनी इक्वेशन लिख दी थी और हमारे पास वैल्यूज़ आती जा रही है। अब मैं क्या करूँगी, अगेन इक्वल प्रेस करती हूँ तो ये मुझे फिर b की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, b की वैल्यू कौन सी आएगी, जो आपकी सेकंड आइट्रेशन में निकली है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्या होता है कि इतनी लंबी लंबी पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं तो हमें लिखना भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होता है, कोई पॉइंट में मिस्टेक्स ना आ जाए। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है ना कि b की वैल्यू आपकी कहाँ है, y में, तो आप उसको लिख दें शिफ्ट स्टोर y लिख दें, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा y इक्वल। अब ये क्या हुआ कि जो y की वैल्यू आपकी यहाँ थी ना, वो उसने b में स्टोर करवा दी है, यानी b को वैल्यू दे दी है, अगर आप ऐसा करें, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू कि आप इतनी लंबी लंबी पॉइंट्स में वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये मुझसे c की मांग रहा है, मुझे पता है मेरी c की वैल्यू अगर कहाँ पे थी, जो मैंने z में स्टोर करवाई थी, तो मैं यहाँ लिख दूँगी अल्फ़ा, z नहीं है तो मैं यहाँ पे m लिख देती हूँ और मैंने इक्वल प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये मुझसे a की पूछ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू मेरी कहाँ पे है, मुझे पता है मेरी a की वैल्यू x में है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अल्फ़ा x और इक्वल प्रेस कर देती हूँ। तो अब देखेंगे मेरे पास x की वैल्यूज़ आना शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, थर्ड आइट्रेशन के लिए आपने ये x की वैल्यू, अब यहाँ पे जो थर्ड आइट्रेशन का कॉलम बनेगा ना, रो बनेगी जो थर्ड आइट्रेशन की, उसमें आपने x की वैल्यू 3.154 जो भी आपकी बनेगी, ठीक है। अगेन आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपको y की वैल्यू दे रहा है, तो आपने y की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में यहाँ लिखनी है 2.0303 जो भी आपकी आई है। अगेन आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपको m की वैल्यू दे रहा है, विच मीन्स दैट कि ये आपको c की वैल्यू दे रहा है, तो आपने c की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन इज़ दैट कि हमने कब तक
आगे जो है मूव करते रहना है। हमने ये देखना है कि जब तक हमारी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे अब देखिए x की वैल्यू, लेट सपोज अगर ये m है ना, मतलब z की वैल्यू 0.8797, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करना है, विच मीन्स दैट कि अगर आप 4, 5, 6 आइट्रेशन लगाते हैं तो आपके पास z की वैल्यू जो है ना 0.87 आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमारी फिक्स नहीं हुई, क्योंकि इससे पीछे अगर आपने पेज पे टेबल बनाते जाए, मैं आपको लास्ट पे टेबल की लुक दिखाऊंगी भी कि कैसे वैल्यूज़ ये कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें आगे दोबारा अगेन मूव करना है, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे तो अब ये दोबारा b की वैल्यू मांग रहा है। मुझे पता है कि मेरी b की वैल्यू y में है, तो मैं लिख दूंगी अल्फ़ा y लिख के इक्वल प्रेस, ठीक है। c की वैल्यू मांग रहा है, मुझे पता है मेरी c की वैल्यू m में है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा और ये रहा m इक्वल प्रेस कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया। अब मुझसे ये एक ही मांग रहा है, तो मुझे पता है ये x में है, तो मैं x दे दूंगी और यहाँ पे इक्वल प्रेस कर दूंगी। अब देखिए ये मुझे दोबारा x की वैल्यू दे रहा है, विच मीन्स दैट कि ये आपकी 4th आइट्रेशन पे x की वैल्यू निकली है, ठीक है। इस तरह से आप टेबल बनाते जाएं और वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएं, आंसर निकालते जाएं, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने इस तरह से करते हुए और ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि x इज़ इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल्स टू z इज़ इक्वल्स टू 0, यानी आपने इनिशियल गैस जो है वो 0 ले लिया। अब ये देखें क्या हुआ है, ये कैलकुलेटर में मैंने आपके सामने वैल्यूज़ निकाली थी और आपको बताया था कि आपने कैसे लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3.04, ये देखिए 016। अब देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट तक फिक्स हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 डेसिमल प्लेस तक फिक्स हो गया। यहाँ पे देखें एक भी डेसिमल प्लेस तक फिक्स नहीं हुई, ठीक है। तो आपने तब तक वैल्यूज़ निकालनी है जब तक आपकी सारी जो है वो, अब जैसे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक का था तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक तीनों को इकट्ठे करके चलना है, जहाँ पे तीनों की 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ फिक्स आ रही हैं। लेट सपोज अगर आपकी एक वैल्यू जो है 4th आइट्रेशन पे यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, अगर देखें यहाँ पे देखें, जैसे ये देखें 6th आइट्रेशन थी, यहाँ पे 3.01 आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आई थी, ठीक है। यहाँ पे भी फिक्स नहीं, यहाँ पे फिक्स हो गई थी, इसमें फिक्स नहीं हुई थी। तो हमें तीनों को इकट्ठा लेके चलना है। तीनों की हमारी वैल्यू जब तक पॉइंट्स में 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स नहीं हो जाती, हमने तब तक चलते रहना आगे, ठीक है। तो ये था गॉस जकोबी आइटरेटिव मेथड। उम्मीद है कि आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी जो गॉस जकोबी आइटरेटिव मेथड से रिलेटेड। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिएगा जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बतर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।